हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम मिलने वाले हैं एक शानदार से टॉपिक के साथ में। हम अभी तक पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, प्रोटीन के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है हमारी बॉडी का, हमारे पूरे यूनिवर्स का, बायोलॉजिकल सिस्टम का, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बारीकियाँ ऐसी आती हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी अगर आप सिनेरियो देखें, फंक्शनल तौर पर देखें, तो भी वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें एक होता है जिसको अपन नाम देते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्या नाम देते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। देखिए, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का क्या मतलब हुआ। ट्रांसलेशन का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। ट्रांसलेशन का मतलब सीधा सा क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। और प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, जैसे मान लो ये आपकी सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर हम आपको एक रफ डायग्राम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस से जस्ट बाहर रहती है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर ये इस प्रकार का राइबोसोम है। राइबोसोम के अंदर एमआरएनए आएगा और एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। एमआरएनए के अंदर क्या बनेगी, राइबोसोम में लार्ज सबयूनिट और स्मॉल सबयूनिट के बीच में एमआरएनए आएगा और उससे प्रोटीन बनेगी। उससे कुछ प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में होगी, जिसको अपन साइटोसोलिक प्रोटीन बोलते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिसको अपन सीक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होकर के आ जाती हैं। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो या साइटोसोलिक प्रोटीन हो, हमने ये चीज पढ़ चुके हैं। प्रोटीन अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर में जाएगी, जहां पर फंक्शनल फॉर्म में वो प्रोटीन आती है। किसी प्रोटीन को एंजाइम बनना है, वो एंजाइम काम कर रहा है। किसी को हार्मोन बनना है, वो हार्मोन की तरह काम कर रहा है। मतलब कोई प्रोटीन है, वो प्रोटीन अपना काम करना स्टार्ट करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कब तो उस प्रोटीन को काम करना चाहिए, कब उस प्रोटीन को काम नहीं करना चाहिए, या किसी प्रोटीन को किस प्रकार से काम करना चाहिए, किस तरह से उस प्रोटीन को काम करना चाहिए, ये सारी चीजें उसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा। यानी कि उस प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। ये क्या है, एक प्रकार की रेगुलेशन मैकेनिज्म है। प्रोटीन को हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोटीन को जब आपको आवश्यकता पड़ी, वो प्रोटीन काम करना स्टार्ट कर रही है। प्रोटीन की आवश्यकता है, उस काम की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो प्रोटीन काम क्यों करे। तो कब उसको एक्टिव किया जाता है, कब उसको इनएक्टिव किया जाता है, कब उन चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन बनने के बाद में उस प्रोटीन को रेगुलेट किया जाएगा, जिससे उस प्रोटीन में प्रेजेंट एमिनो एसिड के साथ में कुछ मॉडिफिकेशंस किया जाता है। यानी कि प्रोटीन जो है वो किससे बनी है, एमिनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनी है। और इस एमिनो एसिड में कोई चीज ऐड की जाती है। क्या क्या चीजें ऐड की जाती है उसकी अपन बात करने वाले हैं। ऐड करके उस प्रोटीन को क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं कि कंट्रोल किया जाएगा। इस प्रकार से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो प्रोटीन में प्रेजेंट एमिनो एसिड के साथ में कुछ मॉडिफिकेशन करके की जाती है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। पहला मॉडिफिकेशन जो होगा उसको क्या नाम देते हैं, फॉस्फोरिलेशन नाम दिया करते हैं। अब देखिए, फॉस्फोरिलेशन फॉस्फोरिलेशन करने का क्या मतलब हुआ कि आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड करोगे। ऐड फॉस्फेट ग्रुप, आप किसी एमिनो एसिड पर क्या करोगे, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करोगे। इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने से क्या होता है, या तो कोई प्रोटीन काम कर रहा है, या कोई प्रोटीन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और उस काम करते हुए प्रोटीन के ऊपर अगर आपने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो ये हो सकता है ये इनएक्टिव हो जाए। प्रोटीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। यानी कि वो एंजाइम, मतलब मान लो एक एंजाइम है जिससे हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ते हैं, रूबिस्को है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, आपने हेक्सोकाइनेज, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं उस टाइम पर आपने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो वो काम करना बंद कर देगा। या कोई एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में है, अब आपने उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो वो एक्टिव हो जाएगा।
यानी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने से या तो आपका प्रोटीन इनएक्टिव होगा और या क्या हो जाएगा, एक्टिव। या तो इनएक्टिव या एक्टिव, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो जब कोई एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है उसको अपन बोलते हैं काइनेज। जैसे कि हम बोलेंगे हेक्सोकाइनेज, यानी कि वो ग्लूकोज के ऊपर क्या ऐड कर रहा है, फॉस्फेट ऐड कर रहा है। तो काइनेज का मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, और फॉस्फेट ग्रुप हटाता है कोई भी एंजाइम, उसको अपन नाम देते हैं फॉस्फेटेज। यानी किसी भी एंजाइम के आगे आपको काइनेज दिख रहा है, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जा रहा है, और किसी एंजाइम के आगे फॉस्फेटेज दिख रहा है, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है। अब देखिए दोनों ही बातें हैं। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने से वो एक्टिव हो जाएगा, और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने से इनएक्टिव हो जाएगा। तो मान लो कोई एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने से एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने से वो इनएक्टिव हो जाएगा। या कोई एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने से इनएक्टिव हो रहा है तो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने से वो एक्टिव हो जाएगा। दोनों ही बातें उसके अंदर होती हैं। तो इसमें क्या होगा, एंजाइम को आप क्या कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, फॉस्फोरिलेशन करके एक्टिव या इनएक्टिव कर रहे हो। फॉस्फोरिलेशन किन किन एमिनो एसिड पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉस्फोरिलेशन होगा वो या तो होगा सेरीन पर, या हो सकता है थ्रियोनिन पर, या हो सकता है एस्पार्टिक एसिड पर, या हो सकता है हिस्टिडीन पर, और या हो सकता है टायरोसिन पर। ये 4 एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनके ऊपर फॉस्फोरिलेशन संभव है, क्योंकि इनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इन एमिनो एसिड पर क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा। इसके अलावा फॉस्फोरिलेशन जनरली नहीं होता है। यानी किसी भी प्रोटीन के ऊपर आपको फॉस्फोरिलेशन ऐड करना है तो प्रोटीन में प्रेजेंट एमिनो एसिड है, कौन कौन से एमिनो एसिड, सेरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन और टायरोसिन, इसके ऊपर क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है। नेक्स्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की जब अपन बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं यूबिक्विटिनाइलेशन। यूबिक्विटिनाइलेशन, यूबिक्विटिनाइलेशन जिसको हम बोलते हैं यूबिक्विटिन ऐड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूबिक्विटिन ऐड किया जाता है। यूबिक्विटिन ऐड जो किया जाता है वो किया जाता है लाइसिन एमिनो एसिड पर। यानी ये मॉडिफिकेशन किस एमिनो एसिड पर होगा, लाइसिन। ये बात ध्यान रखने वाली है। लाइसिन एमिनो एसिड पर मॉडिफिकेशन क्यों होगा, यूबिक्विटिनाइलेशन क्यों होगा, जब किसी प्रोटीन का लाइफ स्पान कंप्लीट हो गया। लाइफ स्पान क्या हो गया, कंप्लीट, तो उसका लाइसिन डोमेन है वो साइटोसोलिक फेस की तरफ, जिसको अपन लाइसिन डोमेन या इसकी आर चेन है वो ऐसे बाहर निकलती है, और बाहर निकलते ही इस लाइसिन को यूबिक्विटिन रिकॉग्नाइज कर लेगा। यूबिक्विटिन क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज। जैसे मान लो, मैं आपको दोबारा बताता हूं, जैसे कि मान लो कोई भी प्रोटीन है वो एंजाइम की तरह काम कर रहा था, और काम करते करते ही हर प्रोटीन एंजाइम का एक जीवन काल होता है, उसकी अवधि होती है कि इस टाइम तक इस एंजाइम को काम करना है एज ए प्रोटीन। अब उस एंजाइम की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, जीवन काल हर चीज का होता है, तो प्रोटीन का जीवन काल पूरा हो गया, और प्रोटीन का जीवन काल जब पूरा हो गया तो उसका लाइसिन डोमेन बाहर की तरफ निकलता है, और बाहर की तरफ रिकॉग्नाइज करेगा इसको कौन, यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन रिकॉग्नाइज करेगा तो इसके ऊपर खूब सारे यूबिक्विटिन ऐड किए जाएंगे। इसी प्रोसेस को अपन यूबिक्विटिनाइलेशन बोलते हैं। यूबिक्विटिनाइलेशन ऐड करने के लिए 3 एंजाइम होते हैं, जिसको अपन E1 बोलते हैं, E2 बोलते हैं, E3 बोलते हैं। ये एज ए एटीपी एनर्जी काम में लेंगे, और एटीपी की तरह काम में लेकर के क्या किए जाएंगे, यूबिक्विटिन ऐड करेंगे, और इस प्रोटीन को यूबिक्विटिन ऐड कर दिया, इस यूबिक्विटिन एडेड प्रोटीन को प्रोटियासोम रिकॉग्नाइज करेगा। इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, प्रोटियासोम। प्रोटियासोम इसको रिकॉग्नाइज करेगा, जो हमारे साइटोप्लाज्म का सेल ऑर्गेनेल्स है एक प्रकार का। ये प्रोटियासोम रिकॉग्नाइज करके अपने अंदर इस प्रोटीन को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। और ये डिग्रेडेशन है, ये एक सीक्वेंस या रेगुलेटिव मैकेनिज्म होती है। देखिए ये एक प्रकार का फैगोसाइटोसिस है। तो ये फैगोसाइटोसिस का काम जनरली लाइसोसोम करता है, लेकिन प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन है वो जनरली कौन कर रहा है, प्रोटियासोम कर रहा है। क्योंकि जब फैगोसाइटोसिस है वो अनरेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटिव मैकेनिज्म है, यानी कि कोई भी चीज दिखी उसको नष्ट कर दो। कोई अनवांछित चीज है,
बिना काम की चीज़ है, दिखी उसको नष्ट कर दो। ये काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। प्रोटीन को डिग्रेड करने का मतलब क्या हुआ कि इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटीन था, उसके पेप्टाइड बॉन्ड को सारों को तोड़ दिया और सारों को तोड़ करके एमिनो एसिड के रूप में अलग कर दिया और इसका क्या किया जाएगा? रिसाइकिल किया जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड को भेज दिया जाएगा। अब नई प्रोटीन बनने के लिए वो एमिनो एसिड हैं वो अपनी सीक्वेंस में आ जाएंगे, यानी कि चीज़ों को क्या किया जा रहा है? रिसाइकिल किया जा रहा है। इसीलिए प्रोटीन का डिग्रेडेशन कहाँ किया जाता है? प्रोटियासोम में, लाइसोसोम में नहीं किया जाता, क्योंकि अगर लाइसोसोम में करते तो वो चीज़ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती। जनरली रिसाइकलिंग जो है वो लाइसोसोम में कम होती है और प्रोटियासोम में कंप्लीटली रिसाइकलिंग होती है। बस प्रोटीन का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया तो उसको क्या कर देंगे? एकदम से एमिनो एसिड में तोड़ कर नई प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड को वापस साइटोप्लाज्म में भेज देंगे, जहां पर वो राइबोसोम में प्रेजेंट है, एमआरएनए के साथ में कोडिंग कोडोन यानी टीआरएनए के साथ में जुड़ करके एक नई प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेंगे। तो ये था यूबिक्विटाइजेशन। नेक्स्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की भी अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है जिसको हम देख लेते हैं एसिटाइलेशन। बड़ी मजेदार चीज है। एसिटाइलेशन का मतलब क्या हो गया कि एसिटाइलेशन जो है वो इस प्रकार का एक एसिटाइल ग्रुप होगा और इस एसिटाइल ग्रुप पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। एसिटाइलेशन जो किया जाता है वो लाइसिन एमिनो एसिड के ऊपर किया जाता है। आप जानते हो लाइसिन एमिनो एसिड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और लाइसिन एमिनो एसिड पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए लाइसिन किसका हिस्सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन का। लाइसिन किसका हिस्सा होगा? हिस्टोन प्रोटीन का हिस्सा होता है। हिस्टोन प्रोटीन का हिस्सा होने का क्या मतलब हुआ कि डीएनए के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप की वजह से चार्ज जो है वो कैसा है? नेगेटिव। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज पॉजिटिव, डीएनए के ऊपर चार्ज नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटता है, कोइलिंग होती है डीएनए की। और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की पैकेजिंग होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए टाइटली पैक हो रहा है। अब हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया कि लाइसिन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया, यानी एसिटाइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब लाइसिन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल कौन कर देगा? एसिटाइल ग्रुप। इसका मतलब डीएनए के लिए हिस्टोन क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई। और डीएनए के लिए हिस्टोन न्यूट्रल हो गई, इसका मतलब डीएनए जो है वो हिस्टोन से अलग होना या लूज होना शुरू हो जाएगा। और लूज होना शुरू होगा तो जिसको हम बोलते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होती है। हेटेरोक्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो गई? यूक्रोमेटिन में। हेटेरोक्रोमेटिन किस में कन्वर्ट होती है? यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में बनने का मतलब यह हुआ, हेटेरोक्रोमेटिन वो क्रोमेटिन, पहली बात तो क्रोमेटिन क्या होती है? डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटेगा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन होती है वो ऑक्टामेरिक फॉर्म में होती है, वो अपन अलग से बात करेंगे, लेकिन कुल मिला के अपन ये समझ सकते हैं कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब लिपटेगा, हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटेगा तो उसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन। अब अगर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर टाइटली पैक हो गया तो वो जो डीएनए है उसका आप रेप्लिकेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइटली पैक होने की वजह से उसमें एंजाइम्स इंसर्ट नहीं होंगे, उसका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन जब टाइटली पैक हो जाता है डीएनए के साथ में, तो डीएनए टाइट पैक होते ही उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। एक्सप्रेशन का मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वहां पर नहीं हो पाएगा। और जब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो उस क्रोमेटिन को नाम देते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन से जब यूक्रोमेटिन बन जाएगी, यूक्रोमेटिन का क्या मतलब हुआ कि डीएनए हिस्टोन से लूज हो रहा है, डीएनए हिस्टोन से अलग हो रहा है, जिसकी वजह से उस डीएनए के ऊपर आप रेप्लिकेटिंग एंजाइम ऐड कर सकते हो। मतलब उस डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है। रेप्लिकेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसलेशन भी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वहां आप उस जीन को एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका मतलब यूक्रोमेटिन को एक्सप्रेस हो सकता है क्योंकि वो लूजली पैक है, हेटेरोक्रोमेटिन एक्सप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि वो टाइट पैक है। एसिटाइल ग्रुप ऐड करने की वजह से लाइसिन का जो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप में खुद में नेगेटिव चार्ज है,
और न्यूट्रल होते ही हेटेरोक्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो गई, यूक्रोमेटिन में। इसका मतलब ये होता कहाँ है, ये होगा न्यूक्लियस में। एसिटाइलेशन कहां पर होगा, न्यूक्लियस में होता है। दूसरा इसी के अंदर होता है मिथाइलेशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन जो है, मिथाइलेशन भी कहां होगा, मिथाइलेशन भी कहां होगा, न्यूक्लियस में होगा। और मिथाइलेशन का मतलब आप क्या ऐड कर रहे हो, मिथाइल ग्रुप किस पर ऐड कर रहे हो, ये भी मिथाइलेशन जो जनरली है वो लाइसिन एमिनो एसिड के ऊपर ही होता है। मिथाइलेशन ऐड करते ही जो मिथाइलेशन है वो एक इंटरकैलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इंटरकैलेटिंग एजेंट का क्या मतलब हो गया, कोई चीज बीच में घुस जाएगी। अब अगर इंटरकैलेटिंग यानी कि हिस्टोन प्रोटीन में मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया, जिसकी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें गैप कम हो जाएगा, यानी डीएनए और ज़्यादा टाइट पैक हो जाएगा। मिथाइलेशन करते ही डीएनए क्या हो जाएगा, टाइटली पैक हो जाएगा। और डीएनए टाइट पैक हो गया तो यूक्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस भी कहाँ होगी, न्यूक्लियस में। यानी कि ये दोनों एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन दोनों कहाँ हो रहे हैं, न्यूक्लियस में हो रहे हैं। और ये दोनों रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि किसी जीन को एक्सप्रेस करवाना है या नहीं करवाना। तो आपसे कोई पूछे कि आपको किसी जीन को एक्सप्रेस कराना है न्यूक्लियस में, तो आप क्या कर सकते हो, आप एसिटाइलेशन कर सकते हो। आपको अगर किसी जीन का एक्सप्रेशन रोकना है तो आप क्या कर सकते हो, मिथाइलेशन कर सकते हो। दोनों ही कहाँ होते हैं, लाइसिन एमिनो एसिड पर। कहाँ होंगे, हिस्टोन प्रोटीन पर, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। और हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, आयनिक इंटरेक्शन की वजह से दोनों में इंटरेक्शन होगा। और हिस्टोन के ऊपर डीएनए है वो पैक होता है। तो ये हो गया एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन, जिसमें आप हेटेरोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करोगे या यूक्रोमेटिन को हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन का जो जनरल मीनिंग होता है, जो ग्लाइकोसाइलेशन का जनरल मीनिंग होता है, जनरल मीनिंग क्या होगा कि नॉन कार्बोहाइड्रेट पर शुगर ऐड करना, ऐड शुगर ऑन नॉन कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आपने शुगर ऐड की है तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, नॉन कार्बोहाइड्रेट पर शुगर ऐड किया, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला ग्लाइकोसाइलेशन है जिसको हम नाम देते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने एस्पारजीन एमिनो एसिड का नाम सुना है, एस्पारजीन एमिनो एसिड। इस एस्पारजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एमाइड ग्रुप इस पर प्रेजेंट होता है। एमाइड ग्रुप के ऊपर क्या ऐड किया जाता है, शुगर ऐड की जाती है। और एमाइड ग्रुप का नाइट्रोजन के ऊपर क्या ऐड की जाएगी, शुगर ऐड की जाएगी। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि प्रोटीन की फोल्डिंग प्रॉपर होगी। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग कराना, क्योंकि प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्सरी स्ट्रक्चर में जा रहा है। यानी प्रोटीन की क्या हो रही है, प्रॉपर फोल्डिंग। और प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होती है, वो मुख्य काम कौन कराता है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। कहाँ होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू होगा और इसका फाइनलाइजेशन जो होता है वो गोल्जी बॉडी में होता है। यानी ऐसा नहीं है 100% ग्लाइकोसाइलेशन किस में होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यानी 100% जो फाइनलाइजेशन होगा वो कहां पर होगा, गोल्जी बॉडी में। और शुरुआत इसकी कहां होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका रोल क्या है, इसका रोल है कि प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग के साथ साथ प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी प्रॉपर कराया जाए, क्योंकि यहीं से प्रोटीन गोल्जी बॉडी में जाएगा और प्रोटीन गोल्जी बॉडी से डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में जाएगा। जिस सेल ऑर्गेनल की प्रोटीन है
उसको अपने रास्ते पे जाना है। तो इन दोनों कामों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होगा, ग्लाइकोसाइलेशन का। इसको एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्यों कहा, एस्पार्जिन एमिनो एसिड का एमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के ऊपर क्या ऐड होती है, शुगर, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। दूसरा ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है उसको नाम देते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो सेरीन या थ्रियोनीन एमिनो एसिड के ऊपर ऐड होता है। सीधी सी बात है, अब की बार आप शुगर किस पर ऐड करोगे, या तो सेरीन या थ्रियोनीन पर। सेरीन या थ्रियोनीन दोनों पर ही कौन से ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो आप जानते हो ऑक्सीजन के साथ में शुगर ऐड हो सकती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना सकती है। तो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन किस पर होगा, सेरीन या थ्रियोनीन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर ये होगा। और ये कहाँ होगा, ये गोल्जी बॉडी में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, क्योंकि ये सेरीन या थ्रियोनीन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है। इसका काम भी क्या है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, प्रोटीन सॉर्टिंग जिसको अपन बोलते हैं, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्लाइकोसाइलेशन का। तो ग्लाइकोसाइलेशन दो प्रकार का हो सकता है। पहली चीज, ग्लाइकोसाइलेशन होता क्या है, शुगर ऐड करना नॉन कार्बोहाइड्रेट पर, यानी प्रोटीन के ऊपर आप शुगर ऐड कर रहे हो तो उसको आप ग्लाइकोसाइलेशन बोल सकते हो। ग्लाइकोसाइलेशन दो प्रकार का होता है, एन लिंक्ड, ओ लिंक्ड, यानी एमाइड ग्रुप पे ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है तो उसको एन लिंक्ड बोल दिया, एस्पार्जिन पर ओ लिंक्ड यानी ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर शुगर ऐड हो रही है तो उसको ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बोल दिया। इन दोनों का ही काम क्या है, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग कराना और प्रोटीन को सिक्रेटरी पाथवे तक पहुंचाना, यानी उसके प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स तक पहुंचाना। उसके बाद में नेक्स्ट ग्लाइकोसाइलेशन की भी नेक्स्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, उसका नाम है गामा कार्बोक्सिलेशन। गामा कार्बोक्सिलेशन, गामा कार्बोक्सिलेशन को गामा कार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे। तो जब आप ग्लूटामिक एसिड, जो एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर जब अपन बनाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी, अल्फा, बीटा, गामा, और ये इसके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप। तो आप उसके ऊपर क्या ऐड करोगे, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलेशन ऐड करोगे, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, तीन, जो तीसरा कार्बन है वो गामा कार्बन है, इसके ऊपर क्या ऐड किया जाता है, गामा कार्बोक्सिलेशन। किस पर ऐड किया जाएगा, ग्लूटामिक एसिड पर। ये कब किया जाता है, ये किया जाएगा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं, और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है मोस्टली। फाइब्रिनोजन, फाइब्रोनेक्टिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोकन्वर्टिन, कन्वर्टिन, ये स्टुअर्ट फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हैं, ये लीवर में सिंथेसिस होते हैं। और इन फैक्टर्स पर क्या ऐड किया जाता है, गामा कार्बोक्सिलेशन ऐड किया जाता है, यानी कि ये फैक्टर किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, तो इसलिए इन फैक्टर्स के ग्लूटामिक एसिड पर गामा कार्बोक्सिलेशन ऐड किया जाएगा। और जब गामा कार्बोक्सिलेशन ऐड किया जाएगा, गामा कार्बोक्सिलेशन किया जाएगा, तो ये ब्लड क्लोटिंग है वो ब्लड क्लोटिंग में भाग लेते हैं। तो जब मान लो कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी, आपको कोई चोट लगी, तो उस टाइम पर क्या होगा कि ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ब्लड में आराम से पड़े हैं, चोट लगते ही रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीजन वगैरह के साथ में, तो ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स पे कार्बोक्सिलेशन किया जाएगा, और कार्बोक्सिलेशन करते ही ये ब्लड क्लोटिंग में भाग लेते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को रोका जाएगा। तो ब्लड क्लोटिंग से पहले उस पर क्या होगा, गामा कार्बोक्सिलेशन होगा, तब उसका क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। तो इस प्रकार से गामा कार्बोक्सिलेशन से ब्लड क्लोटिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो ये कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन थे, और भी कई सारे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं जिसकी हम बात काफ़ी कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इसमें खास बातें क्या है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कब होता है
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किस किस एमिनो एसिड पर होता है, क्योंकि कोई भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है उसकी एक फिक्स मैकेनिज्म है और उसका एक फिक्स तरीका है, उसी तरीके के अकॉर्डिंग ही पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा। इसके अलावा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जैसे कि अपन ये बोलते हैं, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है सिस्टीन एमिनो एसिड में। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में बनेगा? सिस्टीन एमिनो एसिड के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। या फिर आर्जिनिन से ऑर्निथीन बनता है। तो कई चीज़ें हैं जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का हिस्सा होते हैं, और ये क्यों किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा। तो ये कुछ सी इंपॉर्टेंट बातें थी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बारे में। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसी अच्छे से टॉपिक की। तो अब तक मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।